सहेली। सखी सहेली। सभी बिटियों को, बहुओं को और बिटिया राजुल को प्यारी बुआ का प्यार भरा नमस्कार। बुआ नमस्ते और सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। बुआ, हाँ। आज हम सखी सहेली में क्या क्या करने वाले हैं? अरे हम तो सब सोच रहे थे कि तुम पूछोगी कि काहे भैया, ये जो हमारे भैया लोग जो सुनते हैं कार्यक्रम, उनको तो आपने नमस्कार नहीं कहा, उनका स्वागत नहीं किया। अच्छा, तो हमें देख के डर जाती हो थोड़ा थोड़ा ना? हम ये सोच रहे थे ना बुआ कि अगर हम कह देंगे ये बात तो जो भैया लोग सुन रहे हैं, सखा लोग सुन रहे हैं, हाँ। उनको भी ये बात ध्यान में आ जाएगी और तो नहीं भी होते होंगे तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तुमने क्या सोचा? हमारे भाई लोग इतने, मतलब तुम्हारे भाई लोग सब इतने वो है कि नहीं समझ पाए होंगे? अरे सब बहुत समझदार है, सबने ये तो समझ लिया होगा। लेकिन देखो राजुल, जब बिटिया आई तो भाई जाहिर है उनके दुल्हा लोग भी आएंगे, भाई लोग भी आएंगे, तो दामाद लोग भी आएंगे, ऐसे ही बहुएं जब आई तो बेटवा लोग भी आ ही जाएंगे, तो भैया सबको यथा योग्य है ना। स्वागत तो भाई सबका दिल से, ये तो पूरा वर्ल्ड फेमस है ना कि प्यारी बुआ अगर स्वागत कर रही हैं और प्यार दुलार दे रही हैं तो आशीर्वाद सबके लिए है बराबर से, है ना? क्या बात है। और ये आशीर्वाद, ये प्यार जब कार्यक्रम में आता है तो फिर बहुत सारी चीजें हम लोग को भी पता लगती हैं और सुनने वालों को भी। हाँ, तो भाई चलते हैं बचपन की ओर। आज चलेंगे कि बचपन में कौन कौन से खेल तुम लोग खेलती थी, वो तो हम भी बताएंगे। कुछ तो भूल गई होगी तुम, है ना राजू? और बुआ कुछ आपके जमाने के भी खेल होंगे जो कि बहुत मजेदार होंगे। हाँ, और उनको खेलते हुए आपने कई बार हम लोग को भी उनमें से कुछ खेल सिखाए होंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये खेल पास होते रहे हैं, इनके बारे में बात की जाएगी। जी हाँ, तो बचपन के खेल आप हमें भी बताइए, आप क्या खेलते हैं और खेलते रहे। और शादी का कुछ कुछ बड़ा चलन बदल गया है बिटिया, है ना? कुछ नई नई चीजें आ गई हैं, कुछ नई नई बातें होने लगी हैं और ऐसा कहा जाता है कि भाई अब कुछ नयापन भी तो आया है शादी में। हाँ, बदलाव तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलो ठीक है, और क्या क्या बदलाव आया है और क्या हम उसमें कर सकते हैं ये भी हम देख लेंगे। लेकिन रसोई घर में कुछ जो टिप्स हैं जो हम लोगों ने कुछ कुछ आजमाई थी और आज भी कारगर हैं, और बहुत सारे और भी हैं जो तुम लोग जानती हो, बताना फिर, तब देखते हैं क्या क्या हम लोग सीखते हैं आज, है ना? और इसके अलावा बुआ आज घूमने जाएंगे जयपुर। मैं तो कल ही बता चुके हैं हम सबको, पता है कि हमारे देश में जयपुर एक बहुत अच्छी सी जगह है और वहाँ घूमने आज हम लोग जाएंगे। सब लोग तैयारी में बैठे हैं बिल्कुल। क्या बात है। और क्या? तो फिर घूमने से पहले जरा मौसम का भी जायजा ले लिया जाए। वैसे बहुत सुहाना सुहाना मौसम है। लो, यही तो हम कह रहे थे। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। सारा जहां दोहराएगा, मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा।
राह में सो जाए। प्यार की राह महक जाए, प्यारा प्यारा ये नजारा आज सच तो कबूल हो जाएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। जानी दीवानी जागी जागी रातों की सहर आए। रसिया तेरे ही कदमों पे जिंदगी गुजर जाए। जाने मन जाने जा तेरे लब पे मेरे लबों के साए। सजना ना 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 जिया जो मैंने ना शर्माए। दिल दीवाना मस्ताना हर शय पे खुमारा जाएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। बुआ, मौसम चाहे आए चाहे जाए, लेकिन जो बुआ का प्यार है वो सदाबहार रहेगा। और अच्छा? साथ ही साथ जो घूमने का मजा है वो भी अपनी जगह रहेगा। अच्छा, इसीलिए तुमने ये वाला गीत सुनाया। तो भाई चलो, हमारे सारे जो है ना, जो सबने लिखा भी है कि आपके भतीजे आपके बच्चे कोई नाराज नहीं होगा, तो बड़ी खुशी हुई। तो अब घूम सकते हैं हम लोग आराम से, है ना? आराम से। तो चलते हैं फिर गुलाबी जयपुर। शहर। हाँ, गुलाबी शहर, ये बड़ी खास बात है। पिंक सिटी यानी गुलाबी रंगत के साथ जहाँ देखने में ये सुंदर लगता है, वहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत लिए भी है। ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और भवनों के निर्माण में राजुल बिटिया जो है गुलाबी रंग के पत्थरों का उपयोग करने की वजह से गुलाबी शहर कहलाता है। और बहुत पुराना शहर है। कछवाहा नरेश राजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी 1727 में, और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा जयपुर। जयपुर दरअसल प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया था। और बुआ, ये इस तरह से दुनिया में अपनी तरह का पहला नियोजित शहर बन गया। लो, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे ही थोड़ी विश्व धरोहर की सूची में इसका नाम है ना? क्योंकि मतलब इसका नहीं, यहाँ पर जो आमेर महल है उसका नाम है यूनेस्को की। तो इस महल का निर्माण, जो इसकी हम बात कर रहे हैं, आमेर महल, इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 1592 में करवाया था। आमेर महल का अंदर का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। यहाँ पर बहुमूल्य पत्थरों से की गई नक्काशी, मीनाकारी, पच्चीकारी और बड़े बड़े दर्पणों की विशालता जो है ना, मन मोह लेती है। और यहाँ क्या जो है ना, एक खास क्यारी है केसर की, बहुत शोभा बनती है उससे। मुगल और राजपूत शैली के मिश्रण को अगर देखना हो तो सिटी पैलेस घुमाइए। हाँ। इसमें मुबारक महल, रानी का महल, छोटे महल, चौक और चौबारे हैं। और बुआ, मुबारक महल में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय बना दिया गया है अब। वहाँ पर राजसी वस्त्र, पश्मीना शॉल, बनारसी साड़ियाँ, रत्न जटित वस्त्र देखने को मिलते हैं। और जो महारानी पैलेस है वहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। तो अपनी धरोहर को सजोने का ये कितना अच्छा प्रयास है। बिल्कुल, और वस्त्र देखकर बड़ा मजा आता है, क्योंकि बिल्कुल हम फिर उस युग में पहुंच जाते हैं ना, जिस समय के होते हैं। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की बनाई खगोलीय वेधशाला मतलब बहुत प्रसिद्ध है। जंतर मंतर देख के वाकई
आश्चर्य होता है, गर्व भी होता है और खुशी भी बहुत होती है कि किस तरह से उस समय इतना एक्यूरेट सब चीज बनाई गई है, कितना ज्ञान था। इस वेधशाला में समय को मापने, सूर्य की गति, कक्षाओं का निरीक्षण, आकाशीय पिंडों के संबंध में बहुत विस्तार पूर्वक जानने के लिए ढेर सारे यंत्र बनाए गए हैं। और यंत्र भी ऐसे नहीं कि जो मशीन वगैरह से चले, पत्थरों को काट कर कुछ ऐसे जो हेमिस्फीयर जो होते हैं ना, हमारे जो पृथ्वी का जो गोला है, एक आधा बनाया गया है, उसी का दूसरा आधा दूसरी तरफ बनाया गया है और उसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, उन सबको बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। और उसकी पूरी गणितीय जो मतलब कहना चाहिए कि जो जोड़ घटाव है और जो भी उसकी सांख्यिकी भी सब है, सब बहुत सही है। तो वाकई हम बहुत समृद्ध हैं इस मामले में। यूनेस्को ने इस वेधशाला को भी भाई विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो ऐसे ही नहीं किया है ना? हाँ, बिल्कुल। कहाँ हमें तो याद आ गया ये देखते हुए कि जब गणित को तो छोड़े, हम जब भूगोल में हम अक्षांश और देशांतर बनाते थे, हाँ। तो कैसे लाइनें खींचने में बिल्कुल पसीना आ जाता था माथे पर, लेकिन वो कैसे एकदम सही नाप के साथ वो सारी गणना की गई है। ऐसे ही है जयपुर का हवा महल, उसका तो बस देखते ही बनता है उसका सौंदर्य। सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था और इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। तो इसकी दीवारों की खासियत यह है कि ये सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं और इस हवा महल में 953 बहुत सुंदर और आकर्षक झरोखे बने हैं। हवा महल गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंडा रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है एसी में बैठे हैं। और इसके आंगन में पीछे की तरफ एक संग्रहालय भी है। और कहते हैं कि ये झरोखा इसलिए बनवाया गया है कि कोई भी सवारी, पालकी या कोई भी अगर निकले यात्रा, शोभा यात्रा जैसे पहले हर त्योहार पर निकलती थी, तो रानियां वहां से बैठ कर देख सकें और उसके पीछे से पूरी सड़क जाती है ताकि वहां तक वो लोग पहुंच सकें। इसलिए सिर्फ 1.5 फीट चौड़ी है, क्योंकि सिर्फ एक पर्दे की तरह है हवा महल, है ना? रानियां देख सके लेकिन उन्हें कोई ना देख सके। और वो पर्दे में रहे। लंदन के एल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर बना एल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम की इमारत पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के चित्र, धातु की वस्तुएं, कालीन, मूर्तियां, बहुमूल्य पत्थर, ये सब संग्रहित हैं। अब शहर के पहरेदार की तरह खड़ा है नाहरगढ़ किला। ये महाराजा जयसिंह के शासनकाल में बना था और नाहरगढ़ का मतलब होता है शेर का किला। क्या बात। तो गर्मियों में यहाँ पर महाराज रहते थे। यहाँ पर अतीत की यादों के रूप में अनेक चिन्ह नजर आते हैं, बहुत सारी संजो कर रखे गए। जी हाँ, महाराज जयसिंह द्वारा निर्मित जयगढ़ फोर्ट में शस्त्रागार, तोपें बनाने का कारखाना और अनूठे शस्त्र संग्रहालय के अलावा जयबाड़ नाम की तोप रखी है। अब ये इसकी खासियत क्या है बताओ? विश्व की सबसे बड़ी तोप कही जाती है ये। क्या बात है। मानसागर झील के बीचों बीच में जल महल है और ये तो बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पानी में तैर रहा हो। यहाँ पे चारों ओर बुर्जियां हैं, छतरियां हैं। यहाँ महाराजा जयसिंह खास वक्त बिताते थे अपनी रानियों के साथ और यहाँ पर जो खास उत्सव होते थे वो भी मनाए जाते थे जी। ऐसे ही वो अनोखी संग्रहालय बुआ है ना? हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो कि हैंड प्रिंटिंग के लिए विश्वविख्यात है यह अनोखी संग्रहालय। और जाहिर है कि अपनी परंपराओं को भी इसमें समेटे हुए अपने आप में, और कोई भी जाकर आराम से देख सकता है इसको, है ना? जयपुर में गालव ऋषि की तपोस्थली है जिसे गलता जी कहा जाता है। और बुआ मजे की बात यह है कि गलता जी के बारे में एक बड़ी खास बात है। क्या? असल में जो इसका रास्ता है वो राम गोपाल जी मंदिर से के बीच जाता है, वहां से गुजर के जाना होता है गलता जी तक। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और इस मंदिर को, राम गोपाल जी मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन मंदिर बहुत है, अरे मतलब वहाँ पर उस मंदिर में बंदर बहुत है। वाह। और इसका ये एकदम अद्भुत ही लगता है, ये दृश्य अद्भुत लगता है जी। तो भाई बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें बंदरों ने अपना एकदम साम्राज्य फैला रखा है। लेकिन जयपुर में घूमने के लिए रामनिवास बाग और जियोलॉजिकल पार्क है, और शहर के बीचों बीच बनी ईसर लाट जो है वो जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह की विजय का प्रतीक बनकर शान से खड़ी है। और मीनार में ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, तो यानी कि उसमें जाया भी जा सकता है। और जब इसमें रोशनी वगैरह होती है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, और जब ऊपर जाके देखते हैं तो बिल्कुल शहर का पूरा नज़ारा दिखता है। इसके अलावा बुआ जयपुर में सांभर झील का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। जयपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये।
और यहाँ पर आसपास देवयानी कुंड, शर्मिष्ठा सरोवर और शाकंभरी माता मंदिर, नमक संग्रहालय, सर्किट हाउस भी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ देखा जा सकता है। और रास्ते में धार्मिक स्थल भी है, है ना? नारायणा और भैराणा भी जा सकते हैं आप लोग। हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भी एक बहुत सुंदर सी जगह है ये। और ऐसा ही है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो और वो कितनी दूर पर है? 12 किलोमीटर दूर है ये जयपुर से। और यहाँ पर ये अभ्यारण्य का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर अरावली रेंज के अंतर्गत 720 हेक्टेयर का एक बड़ा सा क्षेत्र है और उद्यान अपने विशाल वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत मशहूर है। ऐसे ही झालाना सफारी पार्क है, लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ। झालाना सफारी पार्क जयपुर का एक सुंदर पार्क है जो कि विशेषकर तेंदुआ देखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आप जवाहर कला केंद्र की भी बात कर लें। जवाहर कला केंद्र जो कि JK के नाम से लोकप्रिय है और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति और कला की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार का काम किया जाता है। यहाँ पर 6 प्रदर्शनी दीर्घाएं हैं, छात्रावास है, सभागार है और इसके अलावा खुला हुआ थिएटर भी है। और यहाँ पर अपना एक शिल्पग्राम कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पर समय समय पर बहुत सी हाट बाजारें, प्रदर्शनियां ये सब लगती हैं। यानी कि हम एक ग्रामीण अपने परिवेश की झलक देख सकते हैं वहाँ पर, है ना? भाई मसाला चौक भी तो जाना पड़ेगा ना। तुम तो कह रही हो कि इसके बारे में बता दें। नहीं, बताएं नहीं, चलना ही पड़ेगा। मसाला चौक में बैठकर जयपुर की पुरानी गलियों में मिलने वाला जायकेदार खाने का स्वाद चखने के साथ ही जयपुर में मिलने वाले अन्य प्रसिद्ध स्थानीय विशिष्ट जो खास यहाँ के व्यंजन होते हैं ना, उनका स्वाद भी आप ले सकते हैं। तो बुआ, खाना पीना भी बहुत ज्यादा परंपरागत ढंग से और इसके साथ ही साथ इतिहास की, गौरवशाली अतीत की कितनी सारी स्मृतियां संजोए है जयपुर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कला और संस्कृति के मामले में तो जयपुर का एक अपना अलग ही स्थान है। बिल्कुल सही है। और वहाँ का संगीत और वहाँ की जो कहना चाहिए कि ना रंग बिरंगी ओढ़नी, वो भी देखने लायक होती है। भंवर मोरी जयपुर जइयो जी, भंवर मोरी जयपुर जइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, हाय जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी।
काली की चुनरी। देखिए ना बुआ, कि जबरदस्त होती हैं जयपुर की चुनरियाँ, जयपुर की बांधनी। बस थोड़ी सी हवा आई ओढ़ो चली। और ऐसे तो हमारा मन भी उड़ चलता है बचपन की ओर। जब भी जरा सा कोई भी बचपन का साथी मिलता है तो वो सब खेल याद आ जाते हैं ना। कितने सारे खेल खेला करते थे। आइस पाइस, ऊंच नीच, जिसको हमारे साथियों ने भी जिक्र किया है। हाँ। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बचपन के खेल में नदी पहाड़, ये खेल भी अजीब था, जिसमें थोड़ी ऊंचाई वाले हिस्से पहाड़ और निचले हिस्से नदी के होते थे। जो बच्चा दाम देता था वो नदी में होता था और अन्य सभी पहाड़ पर, और जो नदी में होता था उसे पहाड़ पर मौजूद बच्चों को नदी में आने पर छूकर आउट करना होता था। बचपन में कॉलोनी की सड़कों पर ये नदी पहाड़ की उधेड़ बूंद भी अजीब सी खुशी दे जाती थी। बिल्कुल सही बात है। और अब तो लगता है हमें कि कहीं पर भी ड्योढ़ी या ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर ये ऊंच नीच वाला खेल हम खेलें आज, तो पूरे घर में सपाट एक जमीन होती है। हाँ, या तो फिर फर्नीचर पे चढ़ेंगे, कुर्सी पे चढ़ेंगे और फिर मम्मियाँ डांटेंगी। जाने तो कोई बात नहीं। अब लिखते हैं कि हमारे बचपन के खेल में छुपन छुपाई, गुट्टा, बिल्लस, सांकड़ी, लंगड़ी, और इन्होंने लिखा अष्टा चंपाई, पिठूल, ये सारे खेल बहुत मज़ा आता था और उसके लिए हमारे समय तय रहता था। इतनी मज़ा आती थी कि आपने आज फिर उन दिनों को याद दिला दी। हमारा पूरा बचपन का ग्रुप आज भी व्हाट्सएप के कारण पुनः जीवित हो उठा है। 3 साल से मुलाकात नहीं हुई पर रोज बातें हो ही जाती हैं। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है ना। हाँ, बचपन के दोस्त अगर पास हों, सखियां पास हों, तो समझ लीजिए कि जिंदगी जो है वो बढ़ जाती है और जो कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। सही बात है। लेकिन राजुल बिटिया ये देखो जरा सा, इन्होंने जो अष्टाचंग पाई ये सब लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वो खेल हमें भी नहीं आता, इनसे सीख लेते। बिल्लस है इन्होंने लिखा है, काश रहते इनके आसपास तो सीख लेते। अगर इन्हें याद हो तो बताएं हमें कि कैसे खेला जाता है। भेजेंगे जरूर, है ना। और ये ऐसे ही हमारी एक श्रोता ने संदेश भेजा है कि बचपन के खेल आज भी दिलो दिमाग में ज्यों के त्यों बसे हैं। वो गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, कंचे, पिट्टू, कौन होगा जो इन खेलों से दूर रहा हो। मैं अपनी दीदी के साथ लड़कियों के खेल जैसे रस्सी कूदना, सावन के दिनों में हथेली पर 5 पत्थरों, जिसे मेरे यहाँ चपेटा बोला करते थे, बहुत खेला हूँ। जिसको गुट्टा कहते हैं। हाँ, जिसको मैं गुट्टा कहते हैं। आज फिर उसी दुनिया में वापस जाने को जी चाहता है। दिल वहीं लौटना चाहता है जहाँ दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन, पुराना घर, पुराने दोस्त, क्योंकि उम्र चाहे कितनी भी हो, सुना है दिल पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। पढ़ने भी नहीं देना चाहिए, तो खेलते रहिए बचपन के खेल अभी भी फिर से। हाँ। वो छोटे छोटे पत्थर उठा लाइए और खेलिए, है ना। हम जो बचपन में खेला करते थे वो तो अब लुप्त प्राय हो गए हैं। हमारा खिलौना चूल्हा चौका, गुड़िया का ब्याह जो सबसे प्रिय खेल था। थोड़े बड़े होने पर स्कूल जाने में कबड्डी, बुढ़िया कबड्डी, रुमाल चोर, खो खो। गर्मी की दोपहरिया में हम एक खेल बड़ी जोर शोर से खेलते थे, वो था लूडो। चाई चूड़ी या टूटी हुई चूड़ियाँ इमली के बीज से बनते थे, डेंगा पानी, इत दुखट, उस सब ने बहुत ज़्यादा प्यार। एक खेल था गाना गोटी, जो रेलवे लाइन की पत्थर की छोटी छोटी गोटियों से हम खेला करते थे। क्या बात है। और उस खेल के लिए भाई डांट पड़ती थी, बात तो सही है। खेल को अभी भी हम बहुत याद करते हैं। जब गांव जाते थे या गर्मी के दोपहर में खेलते थे, दादी मना करती थी कि मत खेलो, क्योंकि उसमें हाथ जमीन पर पटकना होता है और धरती नाराज हो जाएगी तो बारिश नहीं होगी। और जब नानी के पास खेलते थे तो नानी दूसरी ही बात बोलती थी कि मत खेलो, हाथ कड़े हो जाएंगे, ससुराल वाले बोलेंगे कि दुल्हन के हाथ इतने सख्त हैं, अपनी बिटिया से काम करवा के हाथ सख्त कर लिए हैं। उस समय तो हम डांट सुन लेते थे और छोड़ देते थे, पर खेलना नहीं छूटा था। आज वो सब बहुत याद आता है। बुढ़िया कबड्डी भी, कबड्डी ऐसे ही खेला पर इसे भी हम भूल गए। शहरी बनने के फेर में हम अपने बच्चों को डिजिटल गेम में ही हमने इनको दे दिया ये सब। ये तो एक विडंबना है कि कई बार हम ऐसा कुछ कर जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो जरूरी भी होता है और पीछे जो है बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि माएँ जो है वो अपने बचपन के खेल बच्चों को सिखा देती हैं। देखो ये बात बिल्कुल सही खेलते थे, हाँ। ऐसा खेलते थे, ये करते थे। चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि हमें से अधिकतरों का बचपन गिल्ली डंडा, गुलाम डांडा खेलते तथा पतंग उड़ाते बीता है। इन खेलों में जो मानसिक और शारीरिक आनंद आता है वो कंप्यूटर जनित खेलों में कहाँ। ये देसी खेल अब तो आजकल के बच्चों के मनोरंजन से निहायत ही बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल ने इन खेलों की जगह ले ली है।
आजकल के बच्चों को फटाफट खेल पसंद है। मैदान में खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है जो अब नदारद सा होता जा रहा है। अच्छा बुआ, शिकायत तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। खेलते हैं फिर से, चलो। मत जाओ मेरे बचपन लौटा। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। मत जाओ मेरे बचपन लौटा। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। वाली आई है मेरे आंगन, रहते हैं खिंचे से नैना, रूठा रहता है मन। जब से ये रुत मत वाली आई है मेरे आंगन, रहते हैं खिंचे से नैना, रूठा रहता है मन। अपने रूठे मन को मैं लेकर जाऊं कहाँ। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। मत जा मेरे बचपन लौटा। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। तो चढ़ गई निंदिया और भोर तलक में जागी। ये कैसी मीठी अग्नि जो मेरे तन में लागी। कल रात तो चढ़ गई निंदिया और भोर तलक में जागी। ये कैसी मीठी अग्नि जो मेरे तन में लागी। कर दे न मुझे पागल मेरे नटखट अरमां। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। मत जा मेरे बचपन लौटा। बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। बुआ, बचपन कुछ दिनों का मेहमान होता है और ये जो ब्रेक हम लेने जा रहे हैं ना, ये भी बस थोड़ी देर का मेहमान है। बिल्कुल, तो हम फिर से लौटेंगे। तो ब्रेक पूरा हो गया है और तो हम फिर वापस बचपन में चले। भाई उससे भी निकलना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथियों ने जो लिखकर भेजा है उनको कैसे छोड़ सकते हैं। भाई सबने सब वही खेल की तो चर्चा तो की है, लेकिन संग में कि कुछ लोगों ने चोर सिपाही वाला जो हम लोग खेलते थे वो, म्यूजिकल चेयर, लंगड़ी टांग, रस्सी कूदना, रस्साकसी और आंख में चौनी, ये सब तो लिखा ही है। छुपन छुपाई, खो खो, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, ये सब लिखा है इन्होंने। इसके संग संग और भी बहुत सारे खेल थे, जैसे कि हम लोग वो नाम शहर सिनेमा का नाम वो सब लिखते थे ना, वो कितना मजेदार होता था। फल का
नाम। वो तो बहुत मजेदार होता था। और वो अच्छा, वो बुआ जब खेलते थे तो डांट भी कम पड़ती थी ना। हाँ, क्योंकि लिखने वाला काम होता था ना। हाँ, लोग समझते थे हाँ हाँ, नॉलेज बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, चलो चलो ये हाँ। खेलो। नहीं, सिनेमा का नाम नहीं, सिनेमा का नहीं, शहर का नाम शहर देखो, का नाम लिखो, फलों का नाम देखो, और इंग्लिश में सोचो, अगर हाँ। वो बोलो, देखो शहर में कौन सी नदी बहती है उसका नाम देखो जी। ये इस तरह के। लेकिन उससे ज्यादा मजेदार तो वो होता था कि जब लिखना होता था, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, लड़के या लड़की किसी का भी, कुछ भी नाम बना दिया जाता था। हाँ। ये नाम हो सकता है, हम रख सकते हैं, है ना। हाँ। तो वो सबसे अच्छा था। ख से भी आ जाए तो हम कोई भी नाम रख लेते थे। हाँ। ये बहुत अच्छा होता था, उस खेल की खूबी यही थी, है ना। हाँ। और हमारे एक साथी ने बहुत सारे खेलों का जिक्र करते हुए कहा है कि गिल्ली डंडा बरसात के दिनों में लोहे की रॉड को जमीन में गाड़ना, लुका छुपी जिसे टिप रेस कहा जाता था, गोलाकार आकार बनाकर किसी एक बालक के पीठ के पीछे गमछा रख दिया जाता था। अगर वो अपने पीछे हाथ लगाकर गमछे को पकड़ लेता था तो उठकर उसके पीछे दौड़ लगाकर उसे दौड़ाया जाता था और पीटा जाता था, और ऐसा नहीं कर पाता था तो वो फिर उसी गमछे से मार खाता था। अगर जिसके पीछे नहीं होता था वो अगर हाथ उठा के देख लेता था तो उसको भी पड़ती थी अच्छी तरीके से। हाँ, कि तुमने गेस क्यों किया जब तुम्हारे पीछे नहीं था। तो गेस होना भी चाहिए, तो सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो कैसे बिल्कुल एकदम सहमे से बैठे रहते थे। अच्छा, एक खेल का जिक्र इन्होंने और किया है कि जो खाली पैकेट होते थे उसको जमीन में गोलाई में रखकर उस गोलाई से बाहर निकालना, वैसे ही खाली बोतल के ढक्कन को भी गोलाई से बाहर निकालना। ऐसे ही कुछ लोग, हम लोग तो रुमाल को ऐसे करके और ऐसे बन रखते थे कि वो पिलर की तरह बन जाए, या यूं कहना चाहिए कि एक कोनिकल शेप में बन जाए, कोन जैसा। रुमाल को बना के बीच में ऐसे रख दिया जाता था, चील झपट्टा जिसको बोलते थे, और दोनों तरफ से आते थे और गोल 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 घूमते रहते थे तब तक, और कौन झपट के लेके जाएगा बस वही जीत हार का फैसला हो जाता था, है ना। वही इन्होंने लिखा है। और आगे इन्होंने बहुत सारे खेलों के जिक्र किए हैं। इंडोर गेम्स की बात की है, है ना। अच्छा बुआ, वो जो एक होता था हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, रामनगर में इतना पानी। हाँ। और फिर सब लोग धप्प से बैठ जाते थे। बहुत ज्यादा उसके नियम तो नहीं याद है, थोड़े थोड़े भूल गए हैं। और एक पोशंपा होता था। हाँ, पोशंपा भाई, पोशंपा। डाकिये ने क्या किया? हाँ, 7 जनों की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कुछ ऐसा ही होता था। और फिर उसको जैसे ये बोल हम लोग के खत्म होते थे और वो उसको पकड़ लिया जाता था जो उस बीच में आ जाता था, है ना। बिल्कुल। और बुआ, सबसे ज्यादा तो आनंद उसमें आता था जब सारे बच्चों के साथ हम लोग कोई भी खेल खेलते हुए पूरे फेफड़े खोल के जो चिल्लाया जाता था, उसमें सबसे ज्यादा आनंद आता था। ये बात बिल्कुल सही है। और चाहे ये पकड़न पकड़ाई हो या छुपन छुपाई हो, छत पर खेला जाता था। और कभी पहले पुराने जो घर होते थे 2-3 छतें मिली होती थी, तो उसमें खूब दौड़ दौड़ के और बड़े खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे हम लोग भागते थे और खेलते थे। लेकिन कुछ नए बच्चे जो आ जाते थे, जो उस घर में नहीं रह रहे होते थे, उनके लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता था। उन सब पतली पतली जगहों पर मुंडेर पर चलना, दौड़ना, इधर उधर कूद लगाना, फांदना जिसको कहते हैं, छलांग लगाना। तो वो इस तरीके के बड़े हम लोगों ने कुशलताएं और कौशल किए हैं। हाँ, तो वहीं पर अपनी धाक जम जाती थी। भाई विशेषज्ञ है इतनी पतली पतली जगहों पे, तुम दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ सकते। हाँ। हम दौड़ सकते हैं। और कोई नया आता था तो बड़ा मजा आता था कि अब आज तो ये बच्चों फंसे। हाँ, है ना। तो वो भी बचपन के कितने खूबसूरत दिन हुआ करते थे। और बचपन के वो खेल भी, खासतौर से गुड्डे गुड़िया का खेल तो कितना ही निराला होता था। और फिर उसके बाद उसकी ब्याह रचाया जाता था। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात तो है, ब्याह रचाने की जो बात है, अब बड़ी धीरे धीरे यही बिटिया हमारी कब बड़ी हो जाती हैं, कब जो उंगली पकड़ के चलती थी वो हमारा हाथ पकड़ने लगती हैं कि चलो हम सड़क पार करा दें बुआ, और चलो आप हम चलो कहीं और घुमाना है तो हमें साथ में ले चलो, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। तो ये कब बड़ी हो जाती हैं, फिर इनका विवाह हो जाता है। तो शादी ब्याह जो है वो एक बहुत कहना चाहिए परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन परंपराएं जो हैं उनका भी चलन काफी बदल गया है। तो उन चलनों के बारे में हम बात करेंगे बुआ। हाँ, एक गाना सुन लिया जाए। हाँ भाई, सही है। मेहंदी लगा
बुआ ये बचकानी सी जो जिद है ये कब बड़ी हो जाती है और फिर बचकानापन खत्म हो जाता है, फिर इस जिद का जो है एक अलग ही रूप दिखता है। मतलब आजकल क्या चल रहा है इस बारे में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आंख कान सब खड़े एकदम, बिल्कुल एकदम चाक चौबंद। राजुल बिटिया एक बात तो है, ये तो वर्ड फेमस है ना कि हमारे यहाँ शादी की जितनी भी रस्में हैं वो सब एकदम निश्चित है, ये तो होना ही है, ये उसके बाद ये होना है, फिर कन्यादान होना है, फिर सब कुछ होना है, फेरे होने हैं, पहले जयमाल होना है, उसके पहले की भी सब चीजें हैं हो गई। कुछ थोड़ा सा बदलाव तो आ गया है ना? थोड़ा सा बदलाव आया है और वो बदलाव अगर अपने मतलब कहीं कहीं पर बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे कि जब देखते हैं कि आजकल जो है अलग अलग तरीके से शादी के पहले का जो समय होता है उसको संजोने के लिए कई बार फोटोशूट भी होते हैं और वीडियो बनाए जाते हैं। तो कुछ वीडियो इतने कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं और इतनी अच्छी तरीके से फोटोशूट होते हैं कि उन्हें देख के ये लगता है कि हाँ इसमें सच में एक गहरी सोच छिपी है। और कई बार ये जान के सुखद आश्चर्य होता है कि भाई लड़के ने या लड़की ने या लड़की के माता पिता ने या लड़की के माता पिता ने ये जो थीम है इसकी ये उन्होंने सुझाई है। क्या बात है। तो अच्छा लगता है कि इतना यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम भी कह रहे हैं कि जब शादी हो रही होती है, जैसे खासतौर से जब बारात आती है, तो ये जैसे तुमने बताया कि शादी के पहले जो शूट कर लेते हैं, फोटो कर लेते हैं, या उनके उसके पहले जो रस्में होती हैं जो बिल्कुल घर में होती हैं, कुछ लोगों में परिवार के लोगों के बीच में होती हैं, जैसे कि मेहंदी या मेहंदी से भी पहले की जो होती है, तिलक होता था हम लोगों का, जैसे या पक्की होती थी या छिकाई जिसको बोलते हैं, ये सब जो रस्म होती थी, या लड़के लड़की मिले कैसे मिले, वो सब जो शूट है उन सबको मिलाकर एक पूरा कोलाज बना देते हैं। और वो विवाह के समय जिस समय बारात आती है उस समय बड़े बड़े स्क्रीन लगा के चला देते हैं। तो क्या होता है कि जो बारात में तो कम से कम अब आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100-150 लोग आते हैं, वो सब वो रस्म नहीं देखी होती है, तो उन्हें भी एक पूरी एक झलक मिल जाती है कि अच्छा ऐसे सगाई हुई थी, ऐसे उसके बाद तिलक ऐसे हुआ, इसमें ये सामान मिला था, अच्छा इसने ये कपड़ा पहना था। या उसके संग संग एक बात और करते हैं कि बच्चे बेटी और लड़का और लड़की दोनों के बचपन की भी कुछ फोटो लगा देते हैं, तो एक पूरा समा बन जाता है और लगता है कि हाँ उनकी एक पूरी हम यात्रा देख रहे हैं विवाह तक की, कि कैसे बचपन से वो बिटिया बड़ी हुई या बेटा है तो किस तरह से बड़ा हुआ, उनके घर वाले, और एक एक रस्म उसके जन्मदिन की, और कुछ फोटो बना के ऐसे जैसे बिल्कुल लगता है सिनेमा चल रहा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो एक बहुत सुंदर सी याद संजो लेते हैं। लेकिन बुआ कई जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि जो ये प्री वेडिंग शूट के लिए इनके लिए बकायदा खास जगह नियत हैं। और उनके बारे में काफी प्रचार किया जाता है कि फला जगह, ये इतनी जगह है, 6 जगह हैं, आपको कौन सी जगह पे कराना है। और उसमें अलग अलग जैसे फिल्मों के पात्रों के हिसाब से उस तरह से जो लड़का और लड़की हैं वो लोग अभिनय करते हुए आते हैं। तो लगता है कि शायद कहीं पे मौलिकता खत्म हो गई है और शायद बहुत थके से फिर बाद में लौट कर आते हैं। और हाँ, हो सकता है आगे जाकर देखकर खुश होते हो। देखो ऐसा है ना कि अभी मन तो सभी का करता है, सिनेमा देखते हैं हम या कुछ भी फिल्मी, जैसे तुमने कहा हीरो हीरोइन, जैसे दिल करता है चलो आपने फिल्म में काम नहीं किया लेकिन अब अपनी शादी को तो इस तरह से मना सकते हैं। तो मन का भी कर लीजिए, लेकिन जो रस्म अदायगी है, जो हमारे रीति रिवाज बने हैं, उनका भी उतनी ही शिद्दत से अगर पालन करें और उनका महत्व समझते हुए उसको भी करते रहें, तो हमें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप प्री वेडिंग शूट किसी जगह जाकर भी कर रहे हैं तो मतलब ये देख लें कि उसमें जरूरत से ज्यादा पैसे ना खर्च हो रहे हों, क्योंकि ये पैसे जो है इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही तुमने कहा कि ऐसा ना हो कि केवल देखा देखी के चक्कर में कर लें, या आपने बहुत सारे जो आपने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे चांद को छूने वाले, वो मत पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्या होता है ना राजू बिटिया, देखो ऐसा होता है कि मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं, उन्हें लगता है चाहे बेटा हो या बेटी, शादी एक ही बार होनी है। बच्चे भी बड़ा ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, कहते हैं अब एक ही बार तो शादी होनी है, अम्मा हमारे मन का कर दो। तो भाई ये सब ना करो। ये सब समझ के माता पिता हर तरह से न्यौछावर रहते हैं बच्चों पर, लेकिन आपकी भी समझदारी इसी में है कि कितना आपके घर में बजट है, कितना पैसा है, उसी हिसाब से करें, है ना। और जैसे जो दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, जो प्रवेश करते हैं, क्या बात है। तो पहले ऐसा होता था कि दूल्हे को उठा के लाते थे मामा लोग या भाई लोग उठा कर लाते थे, और
अब कुछ दूसरी तरह से कई तरह से आते हैं, तो जी। ठीक है, वो भी ठीक है, अच्छा है। कुछ थोड़ा सा बदलाव अगर होता है और उससे ये लगता है कि अच्छा, हमारे कई बार जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, देख कर कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, हमारे जमाने में तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि ये काम हो रहा है। सही तो बात है। अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर। या दुल्हन जब आती है फूलों की चादर के नीचे, हाँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दुल्हनें अब कहती हैं हम बाइक से आएंगे और या कहती हैं हम डांस करते हुए आएंगे, हाँ, नाचते चश्मा हुए पहन के वो भी। हाँ, तो वो भी होते हैं और बहुत सारे उसमें घर के बड़े बूढ़े भी बैठे रहते हैं और वो बेचारे बीच बीच में ऐसे देख भी लेते हैं कि हाँ नृत्य हो रहा है, लेकिन नृत्य पर का पूरा वो देख भी नहीं सकते। सही बात है। तो ये पूरे आप यानी कि कहने का मतलब यही है कि घर के बड़े बुजुर्ग आपके किस सोच के हैं, अगर उनको स्वीकार है तब आप करें तो बेहतर है, अगर नहीं स्वीकार है तो मत करें तो अच्छा है। और जैसे वो होता है ना कि ड्रोन कैमरा से हाँ। आपने शूटिंग करवा ली, या आप बड़ी बड़ी क्रेन से नीचे उतर रहे हैं, जी। तो उसमें भी जरा संभाल के, क्योंकि दुर्घटना भी कभी कभी हो सकती है और ऐसा ना हो कि एक अच्छा खुशी का मौका जो है वो मतलब एक बदमजा हो जाए। जी हाँ, चोट लगने की वजह बिल्कुल से। सही बात है। तो ये तो है कि अपने बजट के हिसाब से ही सब चीजें करनी चाहिए। ऐसे भी होता है कि वो बिल्कुल नीचे से धरती में से निकलती है लड़के लड़की दोनों ऐसे जयमाल लेकर हाथ में, और फिर वो गोल गोल घूमता है चक्कर हाँ, जैसा, तो सब revolving। कुछ होता है, उसके चारों तरफ पटाखे चल रहे होते हैं, अनार फूट रहा होता है, तो सब बड़ा फिल्मी स्टाइल में रहता है। लेकिन वो निर्भर करता है कि कितनी बड़ी जगह पर है और कितना आपका बजट है और किस तरह से आपके परिवार के लोग और लोगों को आनंद आएगा, या वो सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखकर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह चेहरे पर लेके बैठे होंगे कि ये क्या हो रहा है ना। तो शादी अपनी में पारिवारिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखकर आप आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। और अपने घर के बजट को भी देख, वो तो सबसे ऊपर है ना। हाँ, क्योंकि आपने जैसा कि कहा ना कि भाई माँ बाप को लगता है कि एक बार कह रही है बेटी तो कर दे, तो कह रही है बेटी तो कर दे, इस नौबत तक अपने माता पिता को ना पहुंचा। हाँ, यानी कि बेटी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके माता पिता कितनी बातें सुनते हैं और उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। इसके संग संग जो रस्म रिवाज की हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे कि ढोल धराई होती है गीत के पहले, वो सारी चीजों को जरूर करें। जैसे ढोलक की पूजा की जाती है, 5 सुहागिनें बैठती हैं, दाल दरती हैं, है ना, फिर उनकी गोद भरी जाती है, तो इन सबको भी कर ले, थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकाल ले। वो ना कहें कि ये क्या बकवास हो रहा है, तो फिर वो भी कह देंगे कि तुम्हारा ये स्टेज पर आना बकवास है। तो फिर ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सब चीज का सम्मान करें और खास तौर से जो हमारे रीति रिवाज है उनको ठीक से निभाएं। हाँ, दोनों पीढ़ियों का फर्क मिटाना है अगर, जी। तो इसी तरह से मिट सकता है कि बिल्कुल। आप थोड़ा सा उनका भी माने तो वो आपका भी मान लेंगे। और बुआ, हम तो तब मानेंगे जब एक गाना सुन लेंगे। हाँ, हमें पता है, तुम आग से यही कह रही हो, गाना सुना दीजिए। चलो सुन लेते हैं। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। क्यों न हो उसकी शान अनोखी, ऊंचे घराने वाला है। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। उसके गोरे मुखड़े के आगे चांद का रंग भी काला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। मेरे बनी की बात न पूछो, मेरा बना हरियाला है। देख समदन तू मेरे सामने शेखी न जता, कौन सुरखाब कपर तेरी दुल्हन में है लगा। उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही न था, उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही न था। वो तो दूल्हा को दुआ दे जो उसे बहलाया, वो तो दूल्हा को दुआ दे जो उसे बहलाया। हाँ, तेरी बन्नी के
बन्नो मेरे आगे तू बड़ी बात न कर, ऐसा है तेरा बना जैसे हो पूरा बंदर। करके शादी किया एहसान दुल्हन ने उस पर, करके शादी किया एहसान दुल्हन ने उस पर, वरना ऐसे को भला कौन बनाता शौहर, वरना ऐसे को भला कौन बनाता शौहर। तेरे बने की ऊँट सी गर्दन, सारे से जैसी टांगे हैं, सारे से जैसी टांगे हैं, सारे से जैसी टांगे हैं। चूहे जैसे कान हैं उसके, कछुए जैसी चालें हैं, कछुए जैसी चालें हैं, कछुए जैसी चालें हैं। मेरी बन्नी का नाजुक मुखड़ा अलबेला मत वाला है, मेरी बन्नी का नाजुक मुखड़ा अलबेला मत वाला है। मेरी बन्नी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है, मेरे बन्नी की बात न पूछो, मेरा बन्ना हरियाला है। ये जो गाने हैं ये खो जाते हैं अगर बिल्कुल हम सिर्फ आजकल की ही रस्मों पर ध्यान देते हैं। देखो आजकल की रस्में करके अगर हम उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जो निरालापन जो है आजकल आ गया है वो तो ठीक है अपनी जगह की। जैसे कि अभी कहेंगे कि भाई अब 2 गाने वालों को बिठा दो और अपना वो गाते रहें और हम लोग अपना सजे सवरे बस सोफे पर बैठे रहें कहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो भी कर लीजिए आप, लेकिन जो ये पारंपरिक गीत की जो तुम बात कर रही हो राजुल ना, वो भी कर लें तो अच्छा है। बड़े बुजुर्गों का गाने बजाने का बड़ा मन करता है, एक तो वो भी है, और फिर आगे की जो लोग हैं, परंपरा है, आगे की पीढ़ी को कैसे वो थाती के तरह हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, ये भी तो जरूरी है ना। तो थोड़ा सा संभल के रहें। और हमारे साथी ने लिखा भी है कि समय की बर्बादी आजकल होती है और दिखावा ज्यादा होता है। ये तो है कि कई बार यही सब कि प्री वेडिंग शूट में आप वहाँ क्या पहनेंगे, कैसा मेकअप होगा। हाँ, या केवल जयमाल के समय ही इतने घंटों फोटोग्राफी होती रह जाती है, एक बार और अच्छा, फिर अब इस एंगल से अब उस एंगल से, कि शादी का मुहूर्त निकल जाता है। तो भाई शादी का जो मुहूर्त निकला है, जो निकाला है गया है, जो बहुत शुभ मुहूर्त है, उसका ख्याल रखें, है ना। हाँ, और बुआ एक मतलब यूं तो ये मजाक की ही बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब सब कुछ ठीक था और मतलब लोग इंतजार करते थे कि अब डिनर शुरू होगा जयमाल के बाद, तो वो बेचारे इसी इंतजार में रह जाते हैं कि भाई अब जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हो तो डिनर शुरू होने की घोषणा सुने और हम खाना घर जाए। नहीं, और वो नहीं हो पाता, तो इसमें भी कई बार मेहमानों को भी बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो उस मुहूर्त का भी ख्याल रखें, यानी भोजन के मुहूर्त का भी ख्याल रखें, वो भी इंतजार करता है, तो अन्न है वो भी प्रतीक्षा कर रहा है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। तो हमें लगता है कि एक अच्छी माहौल बनेगा। एक बात और है, जो हमारी बिटियां हैं, लोग हैं खास तौर से, या लड़के भी हैं, आप ये सारी चीजों को तो हम कहते हैं कि भाई अब जिंदगी में एक ही बात, तो शादी होनी है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो एक जो विवाह के समय एक जो सौम्यता चेहरे पर होती है, एक लज्जा शर्म कहें, या एक शालीनता सी जो रहती है, उसको भी बरकरार रखकर अगर हम उसको निभाएं तो क्या बुरा है। क्योंकि एक बार अगर आप इसमें से शादी हो गई और जब आप गृहस्थी के उसमें चक्कर में फंसे, फिर तो जिम्मेदारी ही रहेगी। ये आपको जो नई नवेली बन के रहने वाला जो आनंद है, या वो जो उसकी शोभा है, वो आपको फिर से नहीं मिलेगी। उसका आनंद लीजिए जरूर। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उसका आनंद लीजिए। और ये छोटी टिप्स हमने दे दी भाई, अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी हो वैसे करिए। अच्छा बुआ, आपने कहा ना कि फिर घर गृहस्थी में चौका चूल्हा भी शुरू हो जाएगा, और जब चौका चूल्हा शुरू होता है तो बहुत सारे मतलब अगर छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखी जाएं तो बता दो फटाफट की कौन कौन सी चीज ध्यान रखना है। बड़ी आसानी रहती है। जैसे सब्जियां होती हैं घर में, आती हैं एक साथ आ जाती हैं, आएंगी, हम लेकर आते हैं, बकायदा पैसे देकर लाते हैं। तो उनको जब हम रखते हैं तो उनको रखने के लिए कुछ खास तरह से रखें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हरी मिर्च होते हैं, तो हरी मिर्च को अगर हम उसके जो डंठल हैं उनको तोड़कर
और तब रखेंगे। हाँ, इस बात तो, का ख्याल रखें कि तोड़ कर रखने वाली बात हो रही है, उसको काटना नहीं है, काटने से सड़ेंगे, उसको खींच के तोड़ना है। हाँ, उसके डंठल को खींच कर तोड़ें और उसके बाद उसको संभाल कर किसी एयरटाइट उसमें या बर्तन में या भाई सबसे अच्छा तरीका है बर्तन में रखें, नहीं तो हम तो शीशी में रख लीजिए, थोड़ी सी चौड़े मुंह की डिबिया हो खुली ऐसी शीशी तो रख लीजिए, थोड़ी कम जगह लेगी फ्रिज में। और उसके संग संग पहले ही धो के सुखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके संग संग ये तो होगी सब्जियों को रखने की बात। ऐसे ही जैसे कि कढ़ाई में हम तेल या घी डाल के जब पूड़ियाँ आदि तलते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो चारों तरफ घी बहुत जल जाता है और कढ़ाई में चिपक सा जाता है और वो जलता जाता है। तो एक तो ये कि कढ़ाई को घुमाते रहें, क्योंकि एक तरफ को कहीं आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादा जलता है। दूसरा ये कि थोड़ा आप पुराने कपड़े या कागज आदि रखें, वो जैसे ही जलता जाए आप उसको पोंछते जाएंगे तो वो जलेगा नहीं, थोड़ा कम जलेगा। तो कढ़ाई मांजने में आसानी रहेगी। हाँ। क्योंकि पूड़ियों बनाने के बाद फिर कढ़ाई मांजना एक बहुत बड़ा टास्क होता है जी। और ऐसे ही बुआ हम तो अभी सब्जियों में ही अटके हुए हैं। बताओ। तो जो धनिया वगैरह होती है, धनिया पुदीना इस तरह की जो होती है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। उनको उनके जो डंठल है वो निकाल दीजिए और पत्तियां निकाल कर उनको धो के और उसको सुखा के और उसके बाद फिर या तो आप गीले कपड़े में लपेट लीजिए या कागज में लपेटकर उसको किसी कंटेनर में या बर्तन में करके रख लीजिए, हवाबंद डिब्बे में रख लीजिए। हाँ, लेकिन तो बहुत दिनों तक ताजा रहेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ साथ सड़ी गली जो भी पत्तियां हैं उनको अच्छे से निकाल दें, क्योंकि वो जो पत्तियां हैं वो और को भी सड़ा देंगी। ऐसे ही ये सारी चीजें साग आदि पर भी लागू होती हैं। पालक को ज्यादा दिन रखने के लिए अगर ज्यादा पालक आ गया है तो आप उसको हल्का सा उबलते हुए पानी में डाल के और निकाल लीजिए, फिर उसका फ्रीजर में रख लीजिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से पालक का इस्तेमाल होता रहेगा। अच्छा, बैगन जो होता है वो बहुत जल्दी खराब सा दिखने लगता है, तो बैगन को अगर उसका जो ऊपर टोपी होती है ना हरे रंग की ताज उसका बैगन का, उस पर अगर गीला कपड़ा लपेट दिया जाएगा तो वो ताजा बना रहेगा। क्या बात है। तो भाई इन सब चीजों का ख्याल रखें। लेकिन जैसे क्रिस्पी चीजें जो हम बनाते हैं, जैसे खूब कुरकुरे हमने आलू के पराठे बना लिए या टिक्की बना ली या कोई भी, उसको तुरंत आप कैसरोल आदि में ढक के ना रखें, नहीं तो वो एकदम मुलायम हो जाएगा, लत्ता पत्ता हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो कुरकुरी चीजों को भाई तुरंत आप न ढकें, ठंडा हो जाए तब रखें। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। भरवा पराठा कोई भी बनाना हो तो अच्छा करें, लोई जब आप बनाते हैं और जिसमें आलू भरना हो या मटर भरना हो तो उसमें परथन जरूर लगा लें, यानी सूखा आटा लगा लें जिस तरफ आपको भरना है। तब देखिएगा कि एकदम डबल डिब्बे की तरह फूल जाएगा वो भरवा पराठा जी। और एक तरीका ये भी है बुआ ना कि वो जो ऐसे करके हाथ से आप थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें हाँ। और फिर बेलेंगे तो भी वो फूल भी जाएगा। और जो कभी कई बार गोभी या आलू का पराठा होता है और निकलने लगता है तो वो निकलेगा भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके संग और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बुआ अब समय हो रहा है तो फिर ठीक है, विदा लो। लेकिन आप आखिरी बात तो जो आप टिप बता रही हैं वो तो बता दें। नहीं, अब नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि थोड़ी लंबी टिप है और हम फिर बताएंगे। तब तक के लिए हम फिर कार्यक्रम में हाजिर होंगे। हो सकता है कि अगले ही कार्यक्रम में हम फिर कुछ बता दें। तो कार्यक्रम सुनते रहिए सखी सहेली। हाँ, और कल की सखी सहेली में भी हमारे कुछ खास कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार।